अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डायबिटीज़ के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं। अच्छा, मैंने आपके बारे में बस सुना है कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल होती है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। इसके अंदर फ़र्क ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके लबलबे से इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके ब्लड के थ्रू पेंक्रियाज में या लबलबे में बैठ जाते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इसके उल्ट है। टाइप 2 डायबिटीज़ में मरीज़ में बेतहाशा इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो रही होती। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये कहते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं हो रही होती तो इसका क्या मतलब है? इंसुलिन का देखिए बुनियादी काम ये है कि जो कुछ भी हम अपनी बॉडी के अंदर खुराक के थ्रू लेके जाते हैं, ये इसको आपके सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर ब्लड में से उठा के इंसुलिन वहाँ स्टोर कर देती है। तो फ़र्क बुनियादी ये है कि दोनों टाइप्स में, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। टाइप 1 के अंदर बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती, हमें सारी ज़िंदगी इंसुलिन देनी पड़ती है और ये रिवर्सेबल नहीं है। ये बात समझ। टाइप 2 का मर्ज जो है वो आप रिवर्स कर सकते हैं थोड़े से इलाज के साथ और बहुत ज़्यादा डाइटरी मैनेजमेंट के साथ। फॉर्चुनेटली दुनिया भर में टाइप 1 वो सिर्फ 5% है। अच्छा, तो 95% जो टाइप 2 है वो तो रिवर्सेबल है। उसमें ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक आपने बताया वो टाइप 1 वाली। अच्छा, खतरनाक कोई नहीं है जब तक आप इसको ड्यू प्रोटोकॉल नहीं देते। वो चाहे टाइप 1 है टाइप 2 है, वो दोनों फिर खतरनाक हो जाती हैं। अगर टाइप वाला इंसुलिन नहीं लगाएगा तो जान से जाएगा, और अगर टाइप 2 वाला मिसाल के तौर पे दवाएं वक्त पे नहीं लेगा, मीठे का इस्तेमाल कम नहीं करेगा, जो हमारे यहाँ एक कल्चर है, हम दबा के मीठा खाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हम जब तक जागते हैं तब तक खाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक सवाल मैं और जोड़ता हूँ। कुछ लोगों की डायबिटीज़ में और खाने पीने की आदत इतनी बिगड़ चुकी है, वो कहते हैं अच्छा शहद ले लें, खजूर ले लें, आप गुड़ का इस्तेमाल कर दें। उसके बारे में क्या राय है? शहद हो गया, चीनी हो गई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, ये तमाम एक ही कबील की चीज़ें हैं और यकसा मिकदार में आपकी इंसुलिन को एडवर्स करती हैं, ख़राब करती हैं। तो केस स्टडी आपके सामने है जिससे आपके पास पेशेंट आए और आपने उसको खुराक के ज़रिए उनकी रिवर्स की है। हमने अपने इस डायबिटीज़ सेंटर के अंदर अब तक कमोबेश 100 लोगों की शुगर जो है वो रिवर्स की है और उनका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में मौजूद है। माशाअल्लाह। उनमें एज फैक्टर बता सकते हैं किससे इसे लेके किससे? अच्छा, इसमें ये बात बड़ी अहम है कि जितनी शुगर पुरानी होती जाएगी, सही 25 साल, 30 साल, 50 साल, उसकी रिवर्सल मुश्किल होती जाएगी। तो मैसेज ये है कि वो तमाम अफराद जिनकी शुगर को भी 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि लोगों में एक होते हैं जी बिल्कुल शुगर लो, लेवल कम है, उनका हमेशा कम ही रहता है, और जिनकी हाई है उनकी हमेशा हाई रहती है। हाँ, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, जिनकी हाई थी और हाई रहती है ना, इसके अंदर दो वजूहत हैं। दो, तीसरी है ही नहीं को वजह। या तो उनका इलाज मुनासिब नहीं है या उनका परहेज मुनासिब नहीं है। ठीक है। अगर वो इलाज कर रहे हैं तो फिर हाई क्यों रहे? हर चीज का एक टारगेट है। इलाज का टारगेट है टू गेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या है? मुझे शुगर नॉर्मल चाहिए, मेरी फास्टिंग शुगर मुझे 130 से नीचे चाहिए, मुझे रैंडम शुगर 180 से नीचे चाहिए, और मेरा HbA1c टेस्ट जो 3 माह का है वो मुझे 7 से नीचे चाहिए। अगर ये टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो आपका इलाज बेकार है। अब आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर को दिखा लें और आपका रोजाना दिन का आगाज सुबह मिल्क शेक से हो रहा है, हलवा पूरी और पराठे और आपका नान और चनों के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? आपने पहले कितना सारा कार्बोहाइड्रेट और मीठा अंदर उड़ेल लिया, अब आप गोली खा के उसको नीचे ला रहे हैं। एक सीधी सी बात है, आप एक इंसानी जिस्म को एक बाउल या एक ले लें, चले हम ले लेते हैं, एक प्याला ले लेते हैं, ठीक है, हम इसमें चीनी डाल के एक प्याला आहिस्ता बढ़ गया। जब अब भर गया है, अब आप मजीद चीनी डालते जाएंगे तो चीनी साइडों से फिसल के बाहर गिरेगी। इसको शुगर कहते हैं। जब आपके जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक चली गई तो प्याला जिस्म का भर गया, तो वो शुगर वहां से छलक के आपके ब्लड में आ गई, आप हो गए डायबिटिक।
यार इसके लिए तो बहुत बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जब कोई प्याला या बर्तन भर जाता है तो हम क्या करते हैं? बस कर दें। नहीं, नंबर 1 हम पहले पीछे से सप्लाई बंद करें, ऐसे ही। उसके अंदर मजीद शुगर डालना बंद करें, और जो पहले ऑलरेडी वो भर चुका है, नको नक भर चुका है लबालब, उसको खाली कर दें। खाली करो। खाली कैसे होगा? खाली होगा थोड़ी सी दवाई के साथ, और खाली होगा आपकी एक्सरसाइज के साथ। और जिनकी कम होती है कि जी देखा बैठे बैठे गिर गए, जी अच्छा, उसमें उसमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कम होगी। अच्छा, उसमें 2 तरह के हैं लोग। एक वो है जो डायबिटिक हैं और बैठे बैठे गिर जाते हैं, हाँ। उनकी दवाइयों में एडजस्टमेंट की जरूरत है। या तो वो कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो कि लबलबे में से इंसुलिन बहुत ज्यादा मिकदार में निकाल के उनकी शुगर को एकदम से गिरा देती है, सही। या उनकी इंसुलिन ज्यादा है, जो मैंने पहले बात की, डॉक्टर बढ़ाते 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 उनको 70-80 यूनिट पे ले गया हुआ है। जिस दिन उनके 2 खानों के दरमियान वक्फा बढ़ जाता है, इंसुलिन चूंकि ज्यादा लगी हुई है, शुगर गिर गई, गिर गई। उनको ट्रीटमेंट में एडजस्टमेंट की जरूरत है। ये तो वो हो गया। कुछ लोग हैं जिनको शुगर नहीं है, हमारे पास बेताशा लोग आते हैं, उनको शुगर नहीं है लेकिन उनकी शुगर गिर जाती है। उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, या तो उनके पेंक्रियाज में एक ट्यूमर पड़ी हुई है जिसे इंसुलिनोमा कहते हैं, उनके लबलबे में वो ट्यूमर पड़ी हुई है जो कि इंसुलिन बहुत ज्यादा बना रही है, सही। और वो उनका मामला। या दूसरे ये है कि उनकी भी शुगर का कंट्रोल ज्यादा, शुगर का इस्तेमाल ज्यादा है। चूंकि लबलबा भी जवान है, वो थोड़ी सी चीनी वाली चीज लेते हैं तो लबलबा बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन सिक्रीट कर देता है, जिसकी वजह से वो एकदम से उनकी शुगर गिर जाती है। आखिरकार अगर वो मीठा खाना बंद, अच्छा अब इनका इलाज ये लोग करते हैं, ये जैसी शुगर लो होती है, चीनी मीठा बोतलें जूस पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब वो जितना ज्यादा मीठा लेंगे उधर से उतनी ही आपकी दोबारा इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा और यूनिट और बढ़ा देंगे। इसका इलाज नहीं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डायबिटिक नहीं है, हाँ। शुगर लो होती है, फौरन चीनी मीठा लेना शुरू कर देते ऐसे हैं। इनको इलाज करने का तरीका ये है कि एक दवा हमारे पास है, एकरबोज, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोबे। अब जब भी हमने किसी ऐसे मरीज को ये दवा लिख के दी है तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा यार डॉक्टर पागल हो गया, तुम्हारी तो शुगर लो थी, इसने शुगर की दवा लिख दी है। डॉक्टर पागल नहीं हो गए, डॉक्टर माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। सही है। मेडिकल स्टोर वाले का काम दवाओं पे रायजनी नहीं है, बिल्कुल। उसका काम है जो नुस्खा आया वो चुप करके दे देना। अब मरीज ये होता है, वो वहां से वो पैरों से अपने जरा थोड़ा सा जो है ना वो थिरक जाता है, यार डॉक्टर ने मुझे शुगर कम करने की दवाई लिख दी, मेरी तो पहले ही कम थी। अब एकरबोज या आपकी ग्लूकोबे ये करती है कि जब आप खाना खाते साथ ये गोली भी साथ ले लेते हैं तो वो जो ब्लड ग्लूकोज के ऊपर जाके ब्लड में शामिल होकर जिससे इंसुलिन ज्यादा निकल रही है वो अमल स्लो हो जाता है। अब आप खाना खा रहे हैं, साथ आपने गोली खा ली, वो गोली का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो आपके ब्लड से ग्लूकोज जो है, जो आपका खाना है उसमें से ग्लूकोज को ब्लड में शामिल होने को इतना स्लो कर देती है कि लबलबा वहां से पैंक्रियाज का ब्रस्ट नहीं मार पाता। तो आप शुगर लो वर्क करने वाली गोली से शुगर लो होने का अमल ठीक कर लेते हैं। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है जो डॉक्टर्स को पता है, तो मेडिकल स्टोर वालों को इसमें राइजन ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जो होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त ख़वातीन के अंदर जो है वो आपकी डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और वो आगे प्रलॉन्ग कर जाती है। उनके लिए ये बड़ी काम की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि जो प्रेगनेंसी की शुगर है वो 2 तरह से होती है। नंबर 1 के पेशेंट पहले ही डायबिटिक था, अब वो कंसीव कर गया। सही। और नंबर 2 पेशेंट पहले डायबिटिक नहीं था, वो प्रेगनेंसी के दौरान कंसीव कर गया। ऐसे। सॉरी, प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटिक हो गया। ऐसे ही। ठीक है। अब वो लोग जिनको पहले डायबिटीज थी और वो अब आगे प्लान कर रहे हैं कि हमने बच्चा पैदा करना है, तो कम से कम उनको 6 माह पहले अपने डॉक्टर से अपनी दवाइयों में तब्दीली करवानी चाहिए। कभी भी अनकंट्रोल्ड शुगर के ऊपर प्रेग्नेंट होने की कोशिश ना करें, या तो प्रेगनेंसी आगे चलेगी नहीं, अबॉर्ट कर जाएगी, या बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले कंट्रोल करें। कंट्रोल का पैमाना क्या है? आपकी फास्टिंग शुगर 130 से नीचे हो, रैंडम शुगर 160-70 से नीचे हो, और HbA1c 7 से जब नीचे हो अपने डॉक्टर पे जाएं और अपनी दवाइयों में तब्दीली करवाएं। अब वही दवाइयां आगे प्रेगनेंसी में नहीं हम लेके चलेंगे, बहुत सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में ममनू है। डॉक्टर आपको महफूज दवा देगा जिससे आपकी प्रेगनेंसी पूरी चले,
डॉक्टर के पास वक्त पे अपना चेकअप करवाएं, प्रेगनेंसी को चलने दें। यकीन करें कि हमारे पास ऐसी ऐसी खवातीन आई हैं जो आंसुओं से रोती थी कि डॉक्टर साहब 5-5 दफ़ा मिसकैरेजेस हो चुके हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती, बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब हमने उनको इंटरवीन किया और साथ उनको अहमियत समझाई ग़िज़ा की और उनको कहा वक्त पे चेक करवाना, आज माशाल्लाह उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इन कबाहतों से हटा दिया है। लेकिन आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ इन टच होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, अब आ गया दूसरा ग्रुप कि वो लोग जो पहले डायबिटिक नहीं थे, वो डायबिटीज़ के प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो गई खवातीन। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे चलती है 3 माह 4 माह 6 माह, तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे स्क्रीट होते हैं जो इंसुलिन की असर पजीरी को कम कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हार्मोन्स तकरीबन 3 माह के ऊपर स्टार्ट होते हैं और फिर हर आने वाले महीने में बाय द टाइम जब तक आप डिलीवरी के करीब पहुंचते हैं, इनकी मिकदार इतनी ज़्यादा ब्लड में हो गई होती है कि हर आने वाले महीने के साथ आपके हाथ से शुगर का कंट्रोल प्रेग्नेंट खवातीन में चिकनी मछली की तरह फिसल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अब मरीज़ा को डॉक्टर को फ्रीक्वेंट विजिट देने हैं, एटलीस्ट 15 दिन बाद या हर महीने में कम से कम एक दफ़ा, ताकि उसकी मिकदार दवाई की उसी हिसाब से बढ़ाते जाएं। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा जो बच्चे की आल जिसे हम कहते हैं, जैसे ही वो बाहर आती है तो उसके साथ ही वो तमाम हार्मोन्स जिन्होंने ये अंदर आग लगाई हुई थी शुगर की, वो साथ वो भी आउट हो जाते हैं। और मेजॉरिटी खवातीन प्रेगनेंसी के बाद अगले दिन से ही उनकी शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है और वो डायबिटिक आगे नहीं रहती। लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी प्रॉब्लम कर जी मैं बता रहा हूँ, ये वो खवातीन थी जिनके अंदर प्रेगनेंसी पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। प्रेगनेंसी के बाद फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारी वो बड़े अदब के साथ हमारी दादियाँ नानियाँ सासें, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो खवातीन को कुछ देसी नुस्खे खिलाए जाते हैं, पंजीरी, गुड़, शक्कर, बादाम, गुड़ का हलवा देसी घी में बना के। तो मैं अक्सर ऐसे सवाल दो खवातीन से काम नहीं करने देते हैं। हाँ, काम नहीं करने देते, मैं इन खवातीन से ये पूछता हूँ कि भाई मेरे गोरियां कैसे बच्चे पैदा करती हैं, उनके यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसी चीजों का। तो हमसे ज्यादा ताकतवर है, वो तो डिलीवरी के 2 दिन के बाद अपनी ड्यूटी पे खड़ी होती हैं जाके। सही है, ठीक है। अच्छा, जब चूंकि अभी नई नई वो खतून प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज उसकी बुरी भली कंट्रोल हुई थी, अब आपने उसको बेतहाशा गुड़, शक्कर, चीनी, शहद और ये सारी चीजें खिलानी, देसी चीजें। अच्छा, वहीं से जो शुगर ने नीचे आना था वहीं से आपने उसको जंप लगवाया और वो खतून हमेशा के लिए आगे डायबिटिक हो गई। ठीक है। और दूसरा, डिलीवरी हो गई है, अब डॉक्टर के साथ तू कौन और मैं कौन, डॉक्टर के पास जाके दोबारा चेकअप ही नहीं कराया, जो कि मिनिमम 2 माह बाद जाके अपने अपनी शुगर दोबारा चेक करानी है। अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो फिर हर साल एक दफा अपना चेकअप शुगर का जरूर करवाइए। और अगर आपकी शुगर अभी नॉर्मल नहीं हुई तो डॉक्टर के मशवरे से अभी से अपना इलाज करें, डाइटरी प्लान्स ले लें, आप दवा के बगैर डायबिटिक होने से बच जाएंगे। अब दूसरा सवाल आपने ये किया था कि इंसुलिन, आज तक यही कॉन्सेप्ट था पूरी दुनिया में कि प्रेगनेंसी के अंदर गोलियां जो हैं वो देनी नुकसानदेह, और प्रेगनेंसी की शुगर को आज भी कन्वेंशनल या रवायती तौर पे इंसुलिन से ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि अब हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अरसा दराज से हमारे पास पहले भी मौजूद थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ऑन एयर, अरसा दराज से मौजूद थी। अब प्रेगनेंसी की शुगर भी इंसुलिन के बगैर दवाइयों से कंट्रोल रहती है और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन लगे, कुछ लोग दवा लेना ही नहीं चाहते, खवातीन को छोड़ें जो है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ही बुरा कॉन्सेप्ट, चूँकि हम लोगों ने ज़्यादा अरसा इस खित्ता पाक हिंद में गुजारा है हकीमों के साथ। ऐसे ही हकीमों की इलाज में उस वक्त चूँकि मेडिकल साइंस थी नहीं इतनी, और ज़्यादा हिस्सा हमारा जब मतलब सन 47 से पहले हिंदू, सिख, मुस्लिम हर कम्युनिटी एक मल्टी एथनिक कल्चर था यहाँ पे, और हमारे यहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हकीमों का, टोटनों का था, और उन्होंने ये गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट आज 1 सदी बाद भी हम उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सके। दवाइयाँ गर्म होती हैं, जबकि एलोपैथिक में कोई ऐसी दवाई गर्म, सर्द, हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अब पहला तो हिस्सा ये है कि इलाज करें लेकिन मुस्तनद मुआलज का करें, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तमाम डॉक्टर माशाल्लाह
बड़े ही कड़े इम्तिहान से, बड़े ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजर के डॉक्टर बनते हैं। तो आप डॉक्टरों के ऊपर अमल करें, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपना कंपैरिजन ना करें। अगर एक बंदा कहता है यार मेरी शुगर तो बहुत अच्छी कंट्रोल है, तुम्हें डॉक्टर ने इंसुलिन क्यों दी है? तो भाई मेरे इंसुलिन आपको आपके डॉक्टर ने दी है, उसको दवाएं उसके डॉक्टर ने दी है। आप कैसे दोनों को आप उनका क्रॉस कंपैरिजन कर सकते हैं? तो पहला बात तो यह है कि जी, अब दूसरा बात यह है कि जी जो दवा नहीं लेना चाहते, यार अगर वो दवा नहीं लेना चाहते तो कम से कम अपनी डाइटरी हैबिट ठीक करें। फिर हर चीज की एक कीमत है। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुझे गेन होता रहे और मुझे कुछ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। अब आप ये चाहते हैं कि यार मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, मुझे दवाई ना खानी पड़े, तो जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा कम कर दें, क्योंकि कट करना मुश्किल है। लेकिन मेडिकल साइंस बड़ी तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का एक दाना भी आपकी बॉडी में ना जाए, मीठे वाली कोई चीज भी आप ना लें, तो आपकी जिस्म को मीठे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके जुबान के जायके और चस्के को मीठे की जरूरत है। आपकी बॉडी में मीठा जाके कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, मीठा जाके कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं देता। आर्जी तौर पे मीठे के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है वो आर्जी तौर पे तो एनर्जी देता है, लेकिन हम मीठे को नेचुरल वे से यूज नहीं कर पाते। हम मीठे को अननेचुरल यूज करते हैं। हम दूध सोडे भी पी रहे हैं, हम मिल्क शेक भी पी रहे हैं, हमें शरबत भी लाल पीले नीले नजर आ जाए वो भी पीते हैं, और ये चीजें बढ़ जाती हैं खुसूसन रमजान के दौरान भी, इफ्तारी के मौके पे। अच्छा, अब सवाल ये है कि फिर खाना क्या है? प्रोटीन के ऊपर कंसंट्रेट करें, प्रोटीन ज्यादा लें। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? अंडे से, दूध से और हर तरह के गोश्त से। हमारे एक ये भी बड़ा मिथ है, डॉक्टर साहब मैं बड़ा गोश्त नहीं खाता। दुनिया में एनर्जी के लिहाज से बीफ का गोश्त सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। बकरे का उसके बाद आता है, मुर्गी का उसके बाद आता है, ठीक है जी, मुर्गाबी का उसके बाद आता है। तो हमें अपने गोश्त की मिकदार बढ़ानी चाहिए, ठीक है जी। हमें प्रोटीन्स अंडे से मिलेगी, दूध से मिलेगी, उसको बढ़ाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट को अगर कट नहीं कर सकते तो मैक्सिमम कंट्रोल करें। और दूसरा बहुत अहम मैसेज, हमारी खवातीन कहती हैं डॉक्टर साहब आपने कहा बच्चे की डाइट हेल्दी करें, तो मैंने तो इसकी बोतलें सारी बंद कर दी हैं। अब मैं इसको सुबह माल्टो के जूस का एक गिलास निकाल के देती हूँ, मैं इसको मैंगो जूस देती हूँ, मैं केले का मिल्क शेक देती हूँ। आज एक कॉन्सेप्ट इस प्लेटफॉर्म से लेकर के जाइए, जूस आइदर रियल जो खुद निकालते हैं या मसनूई, दे आर पॉइजन फॉर द हेल्थ ऑफ एनी बॉडी, चाहे वो डायबिटिक है या नहीं है। इट इज द पॉइजन फॉर योर चिल्ड्रन। अल्लाह ताला ने फल खाने के लिए बनाया, पीने के लिए नहीं। अगर अल्लाह मियां ने आपको फलों का जूस पिलाना होता तो अल्लाह पाक एक आध ऐसा दरख्त दुनिया में जरूर पैदा कर देते कि जहां पे जूस की बोतलें लटक रही होती हैं और हम वहां से हाथ बढ़ा के तोड़ लेते, या कोई फल ऐसा होता कि हम निकालते, निचोड़ते और पी लेते। फल खाने के लिए है, इसको पिए मत, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का जहां तक मैंने कहा जी गुड़ शक्कर चीनी शहद से परहेज करें, तो वो मीठा आपने कहां से लेना है? वो लें सब्जियों से, वो लें फलों से, आपको मीठा मिल जाएगा, आपकी जुबान का जायका ठीक हो जाएगा। हर तरह का प्रोसेस फूड उसको कहते हैं जो किसी फैक्ट्री से होकर निकले। पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, पास्तास, जितनी भी इस वक्त हमारे यहाँ फास्ट फूड चेन्स है, बेकरी की आइटम्स, जितनी बेकरी आइटम्स है, जो चीज मशीन मेड है वो प्रोसेस्ड है। सही। आपकी वालदा ने घर में मक्खन निकाला, वो रियल है। हाँ। वही मक्खन आपने बाजार से खरीदा तो वो प्रोसेस्ड है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है, उसके अंदर केमिकल्स हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। प्रोसेस्ड फूड से जान छुड़ाएं, ईट रियल। ईट रियल से क्या मुराद है? फल खाएं, सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, जो अल्लाह मियां ने रियल पैदा किए। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी और ये है कि एक खानदान में मतलब बाप को है, माँ को थी, आगे बच्चों में चली गई, चांसेस। अच्छा, पहले यही कहा जाता था कि चूंकि ये फैमिलीज में चलती है, तो ये उसकी वजह ये थी कि फैमिलियों में इसलिए चलती थी कि सारी फैमिली का खाना और रहन सहन एक जैसा था। अब्बा डायबिटिक थे तो इसलिए हुए कि उन्होंने बहुत ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते थे, मोटरसाइकिल, स्कूटर और गाड़ी इस्तेमाल करते थे, पैदल कभी चले नहीं थे। वही कल्चर बच्चों में ट्रांसफर हुआ। जब उनको शुगर हो गई, उन्होंने कहा यार अब्बा जी तुसी जानते, मतलब बहुत जरूरी था, अम्मी जी को थी। होता ये है कि चूंकि पूरी फैमिली का कल्चर ही सेम होता है, इसलिए हर बंदा डायबिटिक हो जाता है। हाँ, यहाँ तक बात दुरुस्त है कि अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है तो डायबिटीज का बीज अब बॉडी के अंदर आपके मौजूद है।
अब इस बीज को दो तरीके हैं, या तो इसको खाद, पानी, सनलाइट देके तनावर दरख्त बना के शुगर में कन्वर्ट कर लें, या इस बीज को दबा रहने दें मिट्टी के अंदर। जब आप इस बीज को खाद नहीं डालेंगे, किसी भी बीज को आप दबा दें, अब खाद ना डालें, सनलाइट ना मिले, पानी ना डालें, मौसमी असरात वहां पे ना आते हो, तो वो दरख्त बनेगा? बीज मौजूद है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर मेरा माँ या मेरी बाप जो है वो डायबिटिक था तो मैंने भी डायबिटिक होना है। हम में से हर एक ने अपनी डायबिटीज खुद अर्न करनी है। सो वो फैमिलीज जिनके अंदर डायबिटीज फैमिलीज में रन करती है, उनके बच्चों को या उनकी फैमिली मेंबर्स को दे मस्ट शो सम एक्स्ट्रा कॉशन एज कंपेयर टू अदर्स। वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं। आई गारंटी यू कि अगर वो डाइटरी प्लान इस तरह से रखें, ईट रियल पे आ जाएं, कतन कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो डायबिटिक जरूर होंगे। अच्छा, आजकल एक और बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी आपने वेट लूज करना है, डायबिटीज कंट्रोल करनी है, कीटो डाइट ले लें, फ्ला प्लान ले लें, फ्ला प्लान ले लें। वो किस हद तक जो है वो फिजिबल है? पहले ये बता दूं कि दुनिया में 3 किस्म की ग़िज़ाएं हैं जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है मॉडर्न, ठीक है, बल्कि 4। सही है। उसमें एक है जी वेजिटेरियन डाइट, जो हमारे हमसाया मुल्क में कही जाती है, वो है सारे वेजिटेरियन। फिर उसकी मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद है मेडिटेरियन डाइट, जिसमें आपकी ज़्यादातर आपका जो होता है ये क्या कहते हैं, आपकी जो आबी हयात है, मछलियाँ हो गई, ये सारी इस तरह की चीज़। फिर आपकी आगे कीटो डाइट जो कि बेस्ड है प्रोटीन और फैट्स के ऊपर, कि घी आप ज़्यादा ले लें और प्रोटीन ज़्यादा ले लें। उसके बाद आ गई पेलियो डाइट। किसी तरह से भी कोई डाइट किसी से मुतसादम नहीं है। अब हम पहले बात कर लेते हैं वेजिटेरियन की। आज तक पाकिस्तान के अंदर स्पीड स्टार क्रिकेट के पैदा होते रहे हैं, फास्ट बॉलर्स। आपने कोई वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर इतनी स्पीड का इंडिया में देखा? क्या वजह? वजह ये है, जब गोश्त ही नहीं खाना, जब प्रोटीन अंडे खाने ही नहीं, तो मसल कहाँ से वो बिल्ड होंगे जो वो स्पीड ले हैं, जो शोएब अख्तर की थी या वकार यूनुस की थी या वसीम अकरम की थी। मोस्ट इनकम्पेटिबल डाइट फॉर द ह्यूमंस इज द वेजिटेरियन डाइट। ये इंसानी जिंदगी के मुताबिकत रखती नहीं है। ये आपको इतना अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुंचाती है, आपका अंदाजा है। आप बहुत सारी डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं। पर्नीशियस एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको, और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स है। और कभी भी ये जो आपकी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, इनसे आपको प्रोटीन कभी भी उस मिकदार में नहीं मिलेगी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। मसल बिल्ड नहीं करेंगे। मसल बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी ग्लूकोज की डिस्पोजल नहीं होगी, क्योंकि डिस्पोज करता है 80% आपके ब्लड में से जो ग्लूकोज का कंज्यूमर है वो मसल है। मसल को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए। जब वो बिल्ड ही नहीं होंगे तो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा किधर? इस वक्त इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है दुनिया में डायबिटीज के लिए। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई वेजिटेरियन डाइट। और दूसरा, अगर आप टोटल वेजिटेरियन डाइट में जाएंगे तो याद रखिए ज़मीन के अंदर बहुत सारे पॉइजन्स हैं, जिसमें आर्सेनिक है, जिसमें लेड है, उसके अंदर हमने खादें डाली, ये भी सब आपके अंदर जानी है। इससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो ये तो इंसानी ह्यूमन लाइफ से कंपैटिबल ही नहीं है। कीटो पे आ जाए। द मोस्ट वर्स्ट डाइट इन द वर्ल्ड इज बैडली डन कीटो। बैडली डन कीटो का क्या मतलब है कि हम कीटो यूट्यूब की वीडियो देख के शुरू कर देते हैं। हम पहले अपनी प्रीलिमिनरी असेसमेंट ही नहीं कराते कि मेरे गुर्दों की क्या पोजीशन है, क्या वो प्रोटीन का लोड सहार जाएगा, क्या मेरा पहले बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, वो क्या इतना मक्खन घी सहार जाएगा। हम विदाउट एनी कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हम समझते हैं कि हमने चूंकि ये वीडियोस देख ली अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं। दूसरा, हमारी वो जो लोग जो न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कीटो डाइट पे डालने के बाद क्या ये देखते हैं कि जिस्म में कीटोन्स बन भी रही हैं कि नहीं। सही। जब तक बॉडी में 1.5 या प्लस मिलीमोल ऑफ कीटोन्स नहीं बनती तब तक आपको कीटो का कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब रह गई मजदूर की बात कि वो तो नहीं खा सकता। मजदूर 16 घंटे का फाका कर ले, सिर्फ उसमें पानी पी ले, सुबह खाना खाए, दिहाड़ी पे चला जाए, दोपहर को कुछ सैलड वगैरह खा ले और रात को आके खाए,
16 घंटे बाद 16 घंटे के बाद जिस्म में ऑटोमेटिक ही कीटोन्स बननी शुरू होती हैं। सही। जो आप घी, मक्खन और मुर्गे और ये जो आपके जो है मीट बीफ के साथ ले रहे हैं, आप 16 घंटे की फास्टिंग कर लें, ऑटोमेटिक कीटोन्स बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगी विदाउट एनी बिगर सॉर्ट ऑफ और एक्सपेंसिव डाइट। तो आप 16 घंटे की फास्टिंग पे आ जाएं। ठीक। अच्छा, रमजान में नहीं हम करते? मेरे घर के पास इर्द गिर्द बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मैं ऐसे मजदूरों को जानता हूँ जो रोजा रख के सारा दिन काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वो उनकी कीटो हो रही है, यही कीटो है। कीटो का मतलब है बॉडी में कीटोन्स पैदा हो। कीटोन्स पैदा होंगी तो बॉडी में से ये अल्टरनेटिव जो है ग्लूकोज का अल्टरनेटिव फ्यूल है जो ब्रेन में जाएगा, जिससे आप अलर्ट रहेंगे। लोगों का ये ख्याल है कि ना खाने से कमजोरी होती है, अदर वे अराउंड है, खाने से कमजोरी होती है, ना खाने से ताकत बढ़ती है। ठीक है जी। तो कोई भी डाइट आपने करनी है उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए। यूट्यूब वीडियोस आर नॉट मेंट फॉर योर पर्सनल ट्रीटमेंट। सिंपल, कट योर कार्बोहाइड्रेट्स। मुश्किल है, कट नहीं होगा, चले कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सी से है ना, कंट्रोल इट। प्रोटीन्स प्रायोरिटाइज इट। पी से है तो उसको प्रायोरिटी दे। फैट, डोंट फियर फैट। फैट से खौफ ना खाए। घी, मक्खन, चिकनाइयाँ खाने से कुछ नहीं होने लगा। हाँ, देसी घी, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, और ऑलिव ऑयल को सलाद के ऊपर गार्निश करने के लिए या वैसे एक आध चम्मच पीने के लिए यूज करें। ठीक है। कोई देसी घी बंद नहीं है, कोई मक्खन बंद नहीं है। हाँ, हर तरह का कुकिंग ऑयल जो बन रहा है किसी भी ब्रांड का, दे आर ऑल पॉइजन। तो फिर बात उधर ही चली गई, मैंने शुरू में कही थी, ईट रियल। तो ये तीनों रियल है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड देसी घी। होप हमने डाइट को कवर कर लिया। अच्छा, एक और बात बताएं कि जो लोग देखा, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन डायबिटिक वो इस स्ट्रेस की वजह से हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उनके ऐसे हार्मोन सीक्रेट होंगे स्ट्रेस के अगेंस्ट, जो कि शुगर को आगे चल के उनको डायबिटिक करने के लिए, ऐसे लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया तो मैं वो पागल। सही है। ठीक है। याद रखें, ज़हनी अमराज भी उसी तरह बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, ऐसे ही है। इसकी भी दवाएं मौजूद हैं, इसके भी स्पेशलिस्ट इसीलिए बने ना कि ये कितनी बड़ी स्पेशलिटी होगी। तो आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें ताकि आप शुगर होने से बच जाएं। अब वो बंदा जिसको शुगर हुई, उसने क्या किया, घर में ग्लूकोमीटर पड़ा था, उसको पता ही नहीं था, शुगर चेक की 500 निकली, उसके ऊपर ये एटम बॉम्ब की तरह गिरी और उसने कहा यार मैं तो गया। अब पहला सवाल ये है कि अभी अगर मेरी शुगर ज्यादा हुई है, पहला सवाल कि क्या मुझे अब फौरी को खतरा है? आंसर है प्रोबेबली नॉट। फौरी खतरा तो कोई नहीं। क्या 6 माह बाद को खतरा है? आई थिंक नॉट। 5 साल बाद खतरा है? स्टिल नॉट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन, गुर्दे खराब होने का अमल, अल्लाह मियाँ ने जब इंसान की तख्लीक की थी तो उन्होंने फरमाया था लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इससे बेहतर जो खुदा की तख्लीक बहुत ज़्यादा है, इंसान उसका एक शाहकार है। ठीक है। तो इसको बेहतर तरतीब के साथ बनाया गया है। तो 15 साल 10 साल गुर्दों को कुछ नहीं होने लगा, और यही वो पीरियड होता है जो हम ज़ाया करके डायलिसिस पे जाते हैं और स्टेंट डलवाते हैं। याद रखिए, आज आपको डायबिटीज हो गई, एटम बम गिर गया, सिर्फ दानिशमंदी का ये सबूत दें कि फौरन मुस्तद मालिज पे जाएं और अपना इलाज और डाइटरी प्लान आज ही से ले लें। बहुत मुमकिन है कि आप 6 से 9 माह में अगर आपका मालिज रिवर्स करना जानता है तो 500,000 शुगर से मत घबराएंगे, 6 से 9 माह में रिवर्स हो सकती है इन अ न्यूली डायग्नोस्ड। ठीक है। अब आप ऑप्ट करते हैं कि यार चूंकि डॉक्टर साहब पाबंदियां बड़ी हैं खाने में, हम ऐसे करें मुझे कोई गोली भी दे छोड़े ताकि मैं इतना परहेज नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उस गोली को सीने से लगा लें। फिर ये नहीं करना कि आपने 2-3 माह बाद देखा कि शुगर तो अब कंट्रोल है, दवाई बंद, अब डॉक्टर पे क्या जाने की जरूरत है, और आप शुगर को चेक ही नहीं करना। सही। तो गुर्दे फेल होने का अमल, कॉम्प्लिकेशंस का अमल,
चूंकि डायबिटीज होने से बहुत पहले बॉडी में शुरू हो चुका होता है, ये ज़हन में रखें। अब जितने दिन आप यहाँ से आगे शुगर के साथ गुजारेंगे, वो अमल जो पिछले 10-15 साल से बहुत स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी में चल रहा था, शुगर होने के साथ ऐसे है कि जैसे आपने उसके अंदर हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डाल दिया। अब वो अमल तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपकी दानिशमंदी का सवाल है कि आपने उस अमल को कैसे स्लो करना है, थोड़ी सी दवा के साथ, मैक्सिमम परहेज के साथ, एंड आई एश्योर यू 6 से 9 माह में आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। बट यू नीड डिटर्मिनेशन कि मैंने डायबिटीज को शिकस्त देनी है। मैंने बताया कि हम कम से कम अपने सेंटर के ऊपर 100+ पेशेंट्स की शुगर रिवर्स कर चुके हैं और 1 साल से उनको अब फॉलो कर रहे हैं, उनकी शुगर वापस नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस डाइट प्लान को सीने से लगा के रखा है जो हमने उनको दिया। अच्छा, एक आम आदमी है जो एक नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो सही चल रहा है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको कितने महीनों बाद या कितने साल बाद उसको ये चेकअप करवाना चाहिए अपना कि क्या उसको डायबिटीज़ हुई है, या उसको जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है उसको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो कौन जो डायबिटिक नहीं है ना, उसका मैंने सिंपल सा फार्मूला लोगों को बताया हुआ है, किसी बंदे को अपनी बर्थडे नहीं भूलती। सही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अपने माँ बाप को उस दिन चाहे शर्ट और केक ना दें, माँ बाप के जाके टेस्ट करवा दें बर्थडे वाले दिन, ये गिफ्ट दे दें उन्हें, ये गिफ्ट दे दें, उनका मुकम्मल चेकअप करवा दें अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब हैं, वालिदा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनका रूटीन चेकअप कराना चाहता हूँ। डॉक्टर पे नहीं जाना तो हर अच्छी लैब, जितनी भी हमारे यहाँ जितनी भी लैब्स हैं बड़ी वाली, उन सब ने एक हेल्थ पैकेज रखा हुआ है नॉर्मल बंदे के चेकअप का, वहाँ पे करे जाके करवा लें और अपने डॉक्टर को दिखा दें कि डॉक्टर साहब ये कोई इसमें किसी इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं। क्या डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई ऐसी वैक्सीन बनी है कि जी एक बंदे को लग जाए और पता चल जाए कि यार ये आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज नहीं हो सकती? अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी। एक वैक्सीन जो पिछले दिनों यूट्यूब पे आई थी और वो उसका जनाब बड़ा शोहरा था कि जी एक टीका लगवा लें तो आप डायबिटिक नहीं होंगे। अब उसका सुन लें कि वो टीका जो है ये अमेरिका के अंदर उन्होंने रिसर्च के बाद ये इंजेक्शन बनाया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज के अंदर टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है उनके यहाँ तो वो उसके अंदर पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या इसके फ्यूचर के अंदर टाइप 1 डायबिटिक होने के कितने % चांसेस हैं। सही। तो एक खास % तक चांसेस हो तो उन्होंने एक वैक्सीन बना ली जिससे वो टाइप 1 होने से बच जाएगा। सही। ये ना तो टाइप 1 के लिए है, ना ये नॉर्मल बंदे के लिए है, ना टाइप 2 के लिए है। सही। और इस टीके की कीमत है पाकिस्तानी रुपीस में 2 करोड़ रुपए। अच्छा। अब हमारे नाज़रीन फैसला कर लें वो अगर लगवाना चाहते हैं। यानी कि दुनिया पहुंच चुकी है, रिसर्च चल चुकी है, इसके ऊपर चली हुई है, लेकिन सही मैंने बता दिया कि ये जो वैक्सीन जिसका बड़ा शोर आता पिछले दिनों में और बड़ी जी हर बंदा हमसे भी पूछ रहा था पेशेंट आके जी एक टीका लगवा ले। पहली बात तो उनको प्राइस का अंदाजा नहीं था, दूसरी बात ये है कि ये आम बंदों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके टाइप 1 होने के चांसेस, जो जिसमें लबलबा तबाह हो जाता है और फिर सारी जिंदगी इंसुलिन पे गुजारनी पड़ती है। ये उनके लिए है कि उनको टाइप 1 होने से बचा ले ताकि सारी जिंदगी उनको इंसुलिन ना लगानी पड़े। आल्दो ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू अभी ओपन या मार्केट में उसको कमर्शलाइज नहीं किया गया, ये रिसर्च लेवल पे है, लग रहे हैं टीके वहां पे, लेकिन अमेरिका के अंदर आप समझते हैं कि कोई बंदा 2 करोड़ अपनी जेब से निकालेगा और इंश्योरेंस कंपनी तो देती नहीं है, वो रिसर्च बेस्ड कुछ लोग बच्चों को लगा के इसकी एफिकेसी को भी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, होम्योपैथी के अंदर क्या है और एलोपैथी के अंदर क्या है? पहली बात तो ये है कि मैं खुद से कोई राय देने के लिए अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं होम्योपैथी के ऊपर या हिकमत पे राय दूँ। मुझे देनी चाहिए भी नहीं। सही है। ना मैं इसमें ट्रेंड हूँ, ना ये मेरा शोबा है। आजकल एक मोरिंगा, हाँ, वो बड़ा इन हुआ है, आपकी क्या राय उसके बारे में? हर नेचुरल चीज के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। सही है। मोरिंगा बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए, ठीक है जी, लेकिन मेरे ख्याल में मोरिंगा को जिस तरह से एक तबीब आजम बना के पेश किया गया है, मोरिंगा का वही रोल है जो कि पपीते का डेंगू के अंदर है। सही। कि जी कहते हैं जी पपीता खिला दो डेंगू खत्म हो जाता, पपीते के पत्ते नायाब हो गए थे। ऐसे ही बाद में पता चला कि यार खुदा का खौफ करो, पपीते का क्या ताल्लुक है डेंगू के साथ, इसका क्या ताल्लुक है कोरोना के साथ, वायरसेस के साथ। सही। तो मोरिंगा यार बस ठीक है, एक डाइटरी है, उसको आप ले लें उस हिसाब से, लेकिन मोरिंगा से ये ना समझे जो उसके साथ दावे हैं कि जी शुगर नीचे हो जाती है,
मोरिंगा से उतनी ही शुगर नीचे होती है जितनी बेसनी रोटी से होती है। कहीं नहीं लिखा हुआ बेसन के साथ, मेडिकल साइंस के अंदर बेसन या दलिए के साथ शुगर नीचे आती है। ठीक है जी। अब इंडियंस बड़े फखर से हमें कहते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं कि देखें जी हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो बड़े हेल्दी हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम वेजिटेरियन तो हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो तुम वेजिटेरियन नहीं हो, तुम ग्रेनिटेरियन हो। गंदम सबसे ज्यादा तुम खाते हो, सही है। ठीक है जी। दालें तुम खाते हो, ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी हमारे हैं ये है जौ, ज्वार, मकई, बाजरा, ये सारी चीजें तुम खाते हो, ठीक है जी। ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सही। ठीक है। यही वजह कि आप दुनिया में टॉप पे हैं इंडिया, सही, शुगर के मरीजों के हिसाब से। और कहने का वो ये कहते हैं जी हम तो जनाब हम मीट नहीं खाते, हम जी अंडे नहीं खाते, ये तो खाने ही नहीं चाहिए, ये इंसान नहीं जानेंगे। यार फजूल बातें हैं। अब तो इंडिया के अंदर भी जो मॉडर्न जो है इंडियंस हमारे साथ फॉरेन टूर्स पे होते हैं, मीट भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं। सही है, सही है, सही। तो जब तक हम थोड़ा सा इस खित्ते को बड़ी माजत के साथ इस खित्ते को जब तक हम बहुत ज्यादा मजहबी ऑब्लिगेशन में जकड़े रखेंगे तब तक हम साइंस में तरक्की नहीं करने लगे। सही, ठीक है। सही। मजहब आपका एक ज़ाब्ता हयात है। याद रखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद आपको जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता देता है। ये डेविडसन की मेडिसिन की किताब नहीं है जिसके अंदर नुस्खे लिखे हुए हैं। सही, सही। ठीक है। मेरा ख्याल है कि इतना ही, इसके ऊपर मैं आगे नहीं इस पर बात करूँ। सबसे लास्ट क्या आप मैसेज देना चाहते हैं तमाम? मैसेज सबसे बड़ा ये है जी कि डायबिटीज़ कभी भी दवाइयों की बीमारी नहीं थी, दवाओं की बीमारी हम खुद बनाते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ रिवर्सेबल डाइटरी डिजीज़। ये डाइट की बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये डाइट की बीमारी है। दवाएं हम खुद लगवाते हैं परहेज ना करके, ठीक है। हम चाहते हैं हमें कोई गोली ऐसी मिल जाए कि हम गोली खाते जाएं, उधर से दूध, सोडे, मिल्क शेक, बोतलें, बर्गर, पिज़्ज़े, पास्ते, शवारमे लेते जाएं। हमारे बच्चे आजकल रातों को जागते हैं, फूड पांडा वाले को कॉल करते हैं और वो आपको बगैर बेल बजाए चुप करके उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा डिलीवर करके चला जाता है। आप सोए होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और ये मुमकिन नहीं है कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाएं, उनके साथ बोतल ना पिए, सोडा ना पिए आप। ये सारे फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, फैटी लिवर के लिए। सबसे बड़ी बात है आज दुनिया से हेपेटाइटिस सी और बी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट की जो वजह है वो फैटी लिवर डिजीज़ है। और फैटी लिवर डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह प्रोसेस फूड है। और प्रोसेस फूड की सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड चेन्स और सोडे हैं। ईट रियल, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रायोरिटाइज प्रोटीन एंड फिल विद फैट एंड डोंट फियर फैट। मक्खन खाएं, देसी घी खाएं, पनीर खाएं, कुछ नहीं होने लगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का।